हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए छठा क्लास होने वाला है और इन 6 क्लासों से पहले हम 5 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 5 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 5 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस छठे क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस छठे क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में पहली पंक्ति में यहां पर 4 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि इस दूसरी पंक्ति में यहां पर 9 कैसे लिखा गया है। फिर सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि यहां पर इस पहली पंक्ति में यहां पर 4 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर 4 लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले क्या किया गया है, इस 7 का भाग दिया गया है इस 14 के अंदर है। तो यहां पर देखिए 14 के अंदर भाग दे देंगे 7 का, तो कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, और फिर क्या किया गया है, इस 2 का किया गया है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। और मेरे भाई यहां पर देखिए इस पहली पंक्ति में यहां पर 4 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में यहां पर 9 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का भाग देंगे इस 12 के अंदर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 12 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 4 का, तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 तिये 12। और यहां पर देखिए यदि इस 3 का भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। और यहां पर देखिए दूसरी पंक्ति में यहां पर 9 आप सभी के सामने दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर आप आसानी से बता सकते हो कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सभी की तरह सबसे पहले तो इस 6 का भाग दे देंगे इस 24 के अंदर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 24 के अंदर क्या कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे, तो कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 4 बार। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 16 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास को रोक
रोकना है और जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को सोल्व किया है सेम उसी आधार पर इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है और सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए मैंने अभी बताया है कि जब भी हम प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में हमें यहां पर देखना है कि यहां पर पहली पंक्ति में यहां पर 480 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में यहां पर 510 कैसे लिखा गया है। जिस प्रकार से पहली पंक्ति में 480 और दूसरी पंक्ति में 510 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो यहां पर देखिए यहां पर इस पहली पंक्ति में बीच में यहां पर 480 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 86 में से यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई इस 86 में से इस 38 को पहले घटाया गया है। तो यहां पर देखिए 86 में से 38 को घटा देंगे तो यहां पर देखिए कितना बचेगा, तो मेरे भाई 86 में से 38 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 48। अब 48 से 480 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 48 का मल्टीप्लाई किया गया है 10 के साथ में और 48 का मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 480। और यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर बीच में आप सभी के सामने 480 दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से इस बीच वाली पंक्ति या दूसरी पंक्ति में बीच में यहां पर 510 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो करेंगे क्या, इसी प्रकार से इस 72 में से पहले क्या कर देंगे, इस 21 को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 72 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 72 में से 21 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 51। अब यहां पर भी हम क्या कर देंगे 51 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10 के साथ में, तो 51 का मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 510। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर इस दूसरी पंक्ति में बीच में 510 दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 36 में से इस 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 36 में से हम क्या कर देंगे, पहले तो 12 को घटा देंगे, तो 36 में से 12 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 24। अब सभी का मल्टीप्लाई 10 के साथ में किया गया है तो इस 24 का भी हम क्या कर देंगे 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 240, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब हमें देखना है कि 240 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 240 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा इस YouTube चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई पंक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप को हम एग्जाम में दो तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे? या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, या तो हम देखेंगे कि इनके आमने सामने की संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, पहला तरीका तो है ये। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर देखिए, यहां पर 8 कैसे लिखा गया है, 8 के बाद में 27 कैसे लिखा गया है, 27 के बाद में यहां पर 64 कैसे लिखा गया है, और 64 के बाद में फिर यहां पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर तो हमें पता करना है कि यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न के जस्ट आगे क्या लिखा गया है, 8 है। तो यहां पर 8 कैसे लिखा जा सकता है, तो यहां पर 8 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि यहां पर 2 का क्यूब करके लिखा गया है 8 है। फिर देखिए 8 के आगे कितना है, 27 है। तो यहां पर 8 के बाद में 27 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर देखिए यहां पर किया गया है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और यहां पर देखिए 27 आप सभी के सामने लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर कंटिन्यू आगे देखिए, यहां पर देखिए 27 के बाद में कितना लिखा गया है, 64 है। तो 27 के बाद में 64 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर 64 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर किया गया है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम यहां पर आसानी से बता सकते हैं कि 64 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए यहां पर 8 लिखा गया है कैसे, 2 का क्यूब करके। फिर देखिए 8 के बाद में 27 लिखा गया है कैसे, 3 का क्यूब करके। फिर देखिए 27 के बाद में 64 लिखा गया है कैसे, 4 का क्यूब करके। यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब 4 के बाद में कितने का क्यूब हो जाएगा, आप सभी को पता है 4 के बाद में हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 125। अब हमें देखना है कि 125 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 125 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करें। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, ये हो जाएगा 1 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा 2 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा 3 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा 4 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा मेरे भाई 5 नंबर त्रिभुज, और ये हो जाएगा 6 नंबर त्रिभुज। यानी कि जो ये वाली चौकोर आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस चौकोर आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 6 हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस चौकोर आकृति के अंदर यहाँ पर 2 लाइन ये वाली है, यानी कि इस तरह से इस सिंगल आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। अब इस 6 को आपको क्या कर लेना है, डबल कर लेना है, ये ट्रिक है। तो 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल होता है 12। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखिए मेरे भाई, जिस प्रकार की आकृति आपको ऊपर दिखाई दे रही है, सेम इसी प्रकार की आकृति मेरे भाई नीचे ये वाली भी बन रही है। बोलो बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। ठीक है मेरे भाई, तो इस आकृति के अंदर भी कितने त्रिभुज होंगे, 6 होंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर है,
2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, उसके बाद में ये हो जाएगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 6 नंबर है। अब इस 6 का भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है। ठीक है मेरे भाई, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा कितना, 24 है। तो क्या इस आकृति के अंदर 24 त्रिभुज है? नहीं, इस आकृति के अंदर 24 त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो ये 4 नंबर त्रिभुज है और ये 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमने इस वाली आकृति के साथ में भी काउंट किया है और इस वाली आकृति के साथ में भी काउंट किया है। यानी कि दोनों आकृतियों में हमने 4 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज को क्या किया है, डबल बार काउंट किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को इस 24 में से घटा देंगे। तो 24 में से 2 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा 22। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि जोड़ को गुणा, घटाने को जोड़े, गुणा को भाग और भाग को घटाव कहा जाए तो दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित समीकरण का उत्तर ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। और मेरे भाई आपके एनटीपीसी एग्जाम के अंदर जो रीजनिंग के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है वो गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि यहां पर आप सभी के सामने जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के अंदर जितने भी चिन्ह हैं उस इस प्रश्न के अंदर जो भी बोला गया है उसके आधार पर इनको चेंज करना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न के अंदर बोला गया है कि जोड़ को गुणा, यानी कि जोड़ को क्या कर दे, गुणा कर दें। तो यहां पर देखिए जोड़ को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए घटाने को क्या करेंगे, जोड़। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, घटाने को यानी कि माइनस को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। फिर देखिए गुणा को भाग है, तो मेरे भाई गुणा को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और देखिए भाग को क्या कर दिया जाए, घटाव कहा जाए, तो भाग को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का मान हम ज्ञात करेंगे। तो नया समीकरण कैसे बनेगा वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले है 9, फिर क्या है माइनस, माइनस को बोला गया है प्लस, तो यहां पर कर देंगे प्लस। फिर है 4, फिर क्या है प्लस, प्लस को बोला गया है गुणा, तो यहां पर कर देंगे गुणा। फिर कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। फिर क्या है भाग, भाग को बोला गया है माइनस, तो कर देंगे माइनस। फिर क्या है 16, तो यहां पर लिख देंगे 16। 16 के बाद में क्या है गुणा है, गुणा को बोला गया है भाग, तो यहां पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 2, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। यानी कि ये बन गया हमारा नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 का भाग देंगे कितने के अंदर, 16 के अंदर है, तो 2 का भाग 16 के अंदर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 8 है। फिर देखिए भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 4 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर बीच में क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है, इधर बच रहा है 9 और बीच में बच रहा है प्लस। अब मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, प्लस प्लस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहां पर देखिए प्लस का है 9 और प्लस का है 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 और 8 हो जाएगा 17। फिर देखिए माइनस का बच रहा है 8, तो 17 में से क्या कर देंगे, माइनस 8 कर देंगे। तो 17 में से माइनस 8 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 9। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे
से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि L दर्शाता है गुणा को, M दर्शाता है भाग को, N दर्शाता है माइनस को और O दर्शाता है प्लस को, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यानी कि जिस प्रकार से आपने पांचवें प्रश्न को सोल्व किया है सेम उसी पांचवें प्रश्न के आधार पर हम क्या करेंगे, इस छठे प्रश्न को सोल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि L दर्शाता है गुणा को, तो L के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि M दर्शाता है भाग को, तो M के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि N दर्शाता है माइनस को, तो N के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि O दर्शाता है प्लस को, तो O के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब नया समीकरण बनाएंगे सेम पांचवें प्रश्न की तरह। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले कितना है 50, तो यहां पर लिखेंगे 50। फिर क्या है M दर्शाता है किसको, भाग को, तो यहां पर हम कर देंगे भाग, ठीक है। फिर क्या है, एक मिनट रुकिए मेरे भाई, इसको यहां पर क्या है, भाग है। फिर देखिए भाग के बाद में है 10, तो यहाँ पर कर देंगे 10। फिर क्या है ओ दर्शाता है किसको, प्लस को, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में है 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। फिर क्या है एन दर्शाता है माइनस को, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में है 4। फिर क्या है एल दर्शाता है गुणा को, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब ये बन गया क्या, नया समीकरण है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे कितने में, 50 में, तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार, यानी कि 10 पंजे 50, ठीक है। 10 का भाग 50 में देंगे तो 5 आएगा। उसके बाद में क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है। फिर क्या बच रहा है, 14 बच रहा है। उसके बाद में क्या है, माइनस है। भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिये हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस का है उसको जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई प्लस का है 5 और प्लस का है 14, तो 5 और 14 कितना हो जाएगा, तो 5 और 14 हो जाएगा 19। और माइनस का कितना बच रहा है 12, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 19 में से माइनस 12 कर देंगे। तो 19 में से माइनस 12 करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 7। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 7। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 7 दिया गया है, तो आंसर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी अब एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 5 जनवरी 2010 को रविवार था तो 10 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि 5 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, शनिवार था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है। तो आप सभी को पता है कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और यहां पर देखिए जनवरी महीने में वार हमें पता है कौन सा, कि 5 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, शनिवार
शनिवार था। ठीक है, तो 5 जनवरी का वार हमें पता है, तो क्या करेंगे, इस 31 में से 5 को घटा देंगे। तो 31 में से 5 को घटाएंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। क्लियर है? तो हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखिए आगे हमसे पूछा गया है कि 10 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। 10 फरवरी को हमें बताना है, तो क्या करेंगे, इस 26 के अंदर प्लस कर देंगे 10। तो मेरे भाई 26 और 10 कितना हो जाएगा, 26 और 10 हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, इस 36 के अंदर भाग दे देंगे 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इस 36 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 7 का। तो देखिए ये चला जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, ये कितने बार गया, 7 पंजे 35 यानी कि 5 बार। अब 36 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। और मेरे भाई हमेशा याद रखना, जो वार आपको दिया जाए और भाग देने के बाद में जो शेष दिन आ जाए या शेष जितना भी बचे उसको ऐड कर देना है जो वार दिया गया है उसके अंदर है। तो यहां पर शेष बचा है कितना, 1। और वार हमें दिया गया है क्या, शनिवार। तो शनिवार के अंदर 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि शनिवार के जस्ट अगले दिन कौन सा वार आएगा, तो शनिवार के जस्ट अगले दिन आएगा कौन सा वार, रविवार। यानी कि मेरे भाई यहां पर हम लिख देते हैं पहले रविवार। यानी कि 10 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा, तो 10 फरवरी 2010 को वार होगा रविवार। अब हमें देखना है कि रविवार किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, रविवार हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरे भाई, एक प्रश्न मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, उस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहां पर एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सेम इस प्रश्न को रखना है और जो यहां पर 10 रखा है, इस 10 के स्थान पर अब आपको रखना है 15। अब इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि यदि 5 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 15 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट देगा, समझ लेना उसकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाहर खेले जाने वाले खेल और कैरम, इन चारों शब्दों के लिए सही वेन आरेख कौन सा बनेगा या किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको सोल्व कैसे करना है, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक शब्द से आपको आरेख तैयार करना है। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या है, फुटबॉल। तो पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए, फुटबॉल के लिए। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए फुटबॉल के बाद में क्या है, वॉलीबॉल है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, वॉलीबॉल के लिए। तो क्या वॉलीबॉल और फुटबॉल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, फुटबॉल और वॉलीबॉल इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग खेल हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है बाहर खेले जाने वाले खेल। तो क्या बाहर खेले जाने वाले खेल के साथ में फुटबॉल और वॉलीबॉल का कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, फुटबॉल और वॉलीबॉल का संबंध है बाहर खेले जाने वाले खेलों के साथ में। क्या रिलेशन है, तो जो फुटबॉल खेल है और वॉलीबॉल खेल है, ये दोनों के दोनों कैसे खेल हैं, बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। तो मेरे भाई फुटबॉल और वॉलीबॉल ये दोनों के दोनों आरेख आ जाएंगे किसके अंदर है, बाहर खेले जाने वाले खेल के आरेख के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कैरम। ठीक है, तो मेरे भाई कैरम का संबंध फुटबॉल, वॉलीबॉल और बाहर खेले जाने वाले खेल इन सभी के साथ में है, तो नहीं सर, इन किसी के साथ में भी कैरम का संबंध नहीं है। कैरम एक ऐसा खेल है जो कहां पर खेला जाता है, अंदर खेला जाता है या फिर एक बंद कमरे के अंदर खेला जाता है। तो मेरे भाई इन सभी आरेखों से अलग हो जाएगा कौन सा, कैरम का आरेख। ठीक है, यानी कि आपका 100% सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस
प्रकार का वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रमेश 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब रमेश किस दिशा में है? यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे? तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दिशाओं का पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर इस प्रश्न का आंसर आपको फटाफट से देना है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको दिशाओं का पता होना चाहिए कि कितनी दिशा होती है और कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो मेरे भाई देखिए, मुख्य रूप से दिशा होती है 4। ठीक है, यहां पर देखिए ऊपर की ओर होती है कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, याद रखना हमेशा। ठीक है, उत्तर दिशा के जस्ट नीचे कौन सी दिशा होती है? तो उत्तर दिशा के जस्ट नीचे होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, फिर मेरे भाई यहां पर देखिए इस तरफ होती है कौन सी? पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा के जस्ट सामने होती है पूर्व दिशा। यहां तक क्लियर है? तो हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई, अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे? तो जब भी आप दिशा परीक्षण वाले प्रश्न को सोल्व करें तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट बना लेना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कर लेते हैं? एक पॉइंट तैयार कर लेते हैं। यहां से चलेगा कौन? रमेश। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? चलना है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि रमेश 12 किलोमीटर चला उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा किधर है? ऊपर की ओर है। तो रमेश यहां से चलेगा ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। कितना चला? 12 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 12 किलोमीटर। क्लियर है? तो हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने घूमा और कितना चला? यानी कि वहां से दाहिने घूमा और कितना चला? 15 किलोमीटर। अब यहां से रमेश का दाहिना हो जाएगा इस तरफ है, और दाहिने घूमकर कितना चला? 15 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 15। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई, आगे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब यहां से रमेश का दाहिना हो जाएगा किधर? नीचे की ओर, और कितना चला? 20 किलोमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अब रमेश किस दिशा में है। तो मेरे भाई रमेश अब किस दिशा में है? नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर कौन सी दिशा है? तो नीचे की ओर है मेरे भाई कौन सी? दक्षिण दिशा। यानी कि रमेश अब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा किसी ऑप्शन में है? तो हाँ सर, दक्षिण दिशा हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह 10वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 99 का संबंध है 9 के साथ में, तो 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, यानी कि इस पीडीएफ के अंदर जो हमने 21,000 क्वेश्चनों को तैयार किया है उन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, ठीक है। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा आपको 1500 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ लेना है वो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकता है। और मेरे भाई आपका एग्जाम लगभग अप्रैल माह के सेकंड वीक के बाद में कभी भी हो सकता है, यानी कि आपके पास लगभग 110 से 115 दिन बचे हुए हैं। और ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है तो जल्दी से इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तब तक के लिए इन सभी को यहां से हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 99 से यहां पर 9 कैसे लिखा गया है, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि यहां पर 95 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, यानी कि 99 से यहां पर 9 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले 99 के दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 99 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 और 9 हो जाएगा 18। अब 18 से 9 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो यहां पर देखिए 18 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर बच जाएगा 9, यानी कि 9 दूना के 18। और यहां पर देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 95 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 99 की तरह इस 95 की दोनों संख्याओं को भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, इस 14 के अंदर 2 का भाग दे देंगे, तो 14 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 7 है। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।